Hello students, welcome to Physics Simplified by Atul Sir Sigma, and this is your very own educator and motivator Atul Tandon signing in for today's very important topic, that is the parallel plate capacitor. ओके बच्चा, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसके अंदर बड़ी सारी इंटरेस्टिंग और आप समझ सकते हैं कि जो आपके एक डाउट रहता है कैपेसिटर को लेकर के पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा 110%। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। जनरली होता क्या है, मैंने देखा है बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ते हुए भी कि वो शुरू तो करते हैं किसी टॉपिक को, लेकिन मोटिवेशन जो है उनका 3 4 5 मिनट में जो है खत्म हो जाता है। थोड़ा सा देखते हैं, टीचर को जज करते हैं और कट लेते हैं, है ना। वो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम बेटा। देखो, अगर आपको कोई बात समझनी है ना तो आपको उसको शुरू से लेकर के एंड तक प्रॉपरली देखना पड़ेगा। टीचर जो बात बताना चाहता है उसको प्रॉपरली समझना पड़ेगा, उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। और आज आपको समझ में आएगा कैपेसिटर करते हुए कि प्रॉपर नोट्स बनाने का क्या रेलिवेंस है। ठीक है गाइस, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड कमेंट सेक्शन को भी मैंने बेटा अभी स्विच ऑन कर दिया हुआ है, तो आपकी कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहें तो, या फॉर दैट मैटर अप्रिशिएट करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। राइट, तो लेट अस नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम नाउ और शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले कि आज की कहानी की शुरुआत की जाए, थोड़ा सा रिव्यू रीकैप 3 4 मिनट का आपको देता हूं जो हमने इसका पिछला लेक्चर पढ़ा था। उसमें उसका जो है लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि किसी ने वो लेक्चर देखा नहीं है तो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन बताइए आपको कैपेसिटेंस की और कैपेसिटर की, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। ओके, तो शुरू करते हैं कि कैपेसिटर क्या है। हल्का सा आइडिया दे रहा हूं आपको एक बार फिर से। चार्ज स्टोरेज या बोल सकते हैं आप लोग एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। चार्ज को स्टोर करता है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर होगी बेटा जी वो चार्ज की फॉर्म में ही स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो अब कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस जो होती है वो इस कैपेसिटर की एबिलिटी है। ठीक है ना, आप खुद तो एक व्यक्ति हो, ठीक है, लेकिन आपकी अपनी आगे एबिलिटीज है कि आप क्या कर सकते हो। वैसे कैपेसिटर खुद तो एक डिवाइस है, उसकी आगे एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज स्लैश इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो एबिलिटी कह लीजिए, कैपेसिटी कह लीजिए। तो कैपेसिटर मेरे पास डिवाइस हो गया बेटा, और कैपेसिटेंस मेरे पास इस डिवाइस की खासियत हो गई, मतलब इस डिवाइस की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है जी, अब देखें जो कैपेसिटेंस होती है उसको मैंने डिफाइन किया था चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, मतलब इसकी यूनिट थे कूलम पर वोल्ट या थे बेटा फैरेड, कैपिटल एफ। ठीक है जी, तो लेकिन ये जो कैपेसिटेंस थी यहां पे, ये चार्ज और वोल्टेज दोनों के ही इंडिपेंडेंट थी। ये डिपेंड करती थी, करती है, करती रहेगी अपना जो नेचर है मीडियम का और जो डायमेंशंस है कैपेसिटर के, उन पे डिपेंड करती है। आज इस बारे में सारी कहानी आनी है, थोड़ा सब्र रखो, है ना, थोड़ा वेट करो। फिर हमने बात की थी बच्चे इंपॉर्टेंट सफेरिकल कैपेसिटर के बारे में। देखिए, सफेरिकल कैपेसिटर को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि हमारी जिंदगी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आगमन क्यों हुआ। जब तक आपको ये सफेरिकल कैपेसिटर क्लियर नहीं होगा, then you won't be able to understand why the hell this parallel plate capacitor came into existence. ओके, थोड़ी अंग्रेजी बोल लेते हैं बीच बीच में। तो चलिए, ये मैंने देखो जी एक बच्चों वाला डायग्राम बना दिया। देखो बड़ा प्यारा सा क्यूट सा डायग्राम बनाया है। अब ये तो समझ में आ रहा है कि भैया मेटल है,
मेटल की एक प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान में रखना, अ मेटल हैज अ ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मैंने इसको चार्ज कर दिया, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये मैंने क्या लिया है यहां पे, ये लिया है बेटा जी मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड। देखो जी, अगर मैंने एक मेटलिक सफेयर को चार्ज किया, उसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर नहीं रखा, तो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ पे कितना चार्ज होता है या कितना पोटेंशियल होता है अर्थ का, 0 होता है। इसको चार्ज मैंने किया हुआ है, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जो है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो कर जाता है और ये न्यूट्रल हो जाएगा। जब हमारे पास चार्ज ही नहीं बचा तो काहे की स्टोरेज भैया, काहे की एनर्जी, है ना, कुछ नहीं बचा फिर तो इंसुलेटिंग स्टैंड के होने की रेलेवेंस है बहुत ज्यादा यहां पे, ठीक है ना। अब क्या है बच्चे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ऐसे, कंडक्टर के सरफेस के होती है, बोलो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है जी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बेटा ई, ये बेटा जी कहां से कहां तक फैली हुई है, ये फैली हुई है इसके सरफेस से लेकर के इंफिनिटी तक। ये कहां से कहां तक फैली है बोलो, सरफेस से लेकर के इंफिनिटी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड या कह लीजिए इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, या कह लो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब है कन्फाइंड, या व्हाट डू यू कॉल द क्लॉस्ट्रोफोबिया, सुना शब्द इंग्लिश में, क्लॉस्ट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ द कन्फाइंड प्लेसेस। छोटी सी लिफ्ट में फंस गए तो डर गए, तो क्या है आपको बोलो, यू हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया, राइट। एनीवेज, तो ये कन्फाइंड नहीं है, आप खुली जगह में हो बैठे हुए, तो वैसा ही इसकी भी फील्ड है, खुली है बिल्कुल। तो बाउंड्री नहीं है, कन्फाइंड नहीं है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड ही बेटा कहां से कहां तक, सरफेस से लेकर के इनफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब बिखरी हुई है पूरी फील्ड मेरे पास, बिखरी हुई है पूरी एनर्जी, है ना। दूसरी इसकी कमी क्या है कि इसको जो कैपेसिटेंस हम दे रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसको डिराइव कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये जो फॉर्मूला यहां पे आया था, इसमें मैंने अगर रेडियस 1 मीटर का सफेयर लिया था, उसकी कैपेसिटेंस मेरे पास निकल के आती है 1.11 इंटू 10 टू द पावर -4 माइक्रोफैरड। ये तो बहुत ही कम है कि नहीं बोलो, ज्यादा है क्या, बहुत बहुत कम है बेटा। एक तो 10 टू द पावर -4 है, वो वैसे ही कम हो गया, ऊपर से माइक्रो 10 टू द पावर -6 और कम है, तो ये तो बहुत कम हो गई। तो इसकी कैपेसिटेंस कैसी आ रही है, इट हैज अ लो कैपेसिटेंस। क्या है बोलो इसकी कैपेसिटेंस बेटा, लो है। मैं आपको एक बता रहा हूं कि व्हाई दिस स्फेरिकल कैपेसिटर इज नॉट यूज्ड प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इसकी एक तो प्रॉब्लम क्या है कि इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कन्फाइंड नहीं है। भैया जरूरत पड़ रही है आज एनर्जी की, लेकिन वो उसने सारे में फैला रखी है, मैं उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा हूं। व्हाट इज द ब्लडी यूज ऑफ दैट एनर्जी, नो यूज ऑफ दैट एनर्जी, राइट। दूसरा क्या है, ये वैसे ही चार्ज कम स्टोर कर रहा है, एनर्जी इतनी बना ही नहीं पा रहा है। तो मैंने तो पहले ही समझाया था आपको कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, और आवश्यकता पड़ने पे उसको एट वंस फेंक सकता है, एकदम उस एनर्जी को वो दे सकता है, ठीक है। तो यहां पे ये प्रॉब्लम आ गई कि इसकी कैपेसिटेंस लो है। अगर मैं अर्थ का रेडियस देखूं तो वो होता है 6400 किलोमीटर, और अगर मैं अर्थ को एक बड़ा सा गोला मान करके उसका कैपेसिटेंस निकालने का प्रयास करूं, ये जो मैंने गोला बनाया ना बेटा, ये तो 1 मीटर वाला बनाया, लेकिन अब बोलते हैं ना बच्चों को, बेटा कितना प्यार करते हैं मुझसे, वो कहता है इतना प्यार करते हैं। सो इतने से उसका मतलब क्या होता है, क्या 2 मीटर का प्यार होता है, नहीं ना, उसका प्यार होता है बहुत बड़ा प्यार। जब वो पूरी बाहें फैलाता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि बहुत ज्यादा, ठीक है। वैसे ही अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, इसकी कैपेसिटेंस अगर मैं निकालने जाऊं तो ये आती है 711 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड, या कह लो 711 माइक्रोफैरेड।
इतने बड़े सफेयर की कैपेसिटेंस भी माइक्रोफेरेड में आ रही है। तो भैया एक बात तो है कि ये सफेरिकल कैपेसिटर में दम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए इट वाज ओके, हमने समझा इससे कॉन्सेप्ट बेसिक, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि इसकी दो कमियां हमें मेजर समझ में आई कि एक तो इसकी कैपेसिटेंस है लो, और दूसरी इसकी प्रॉब्लम है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाउंडेड नहीं है, कन्फाइंड नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको आप ऐसे समझ लो कि एक बच्चा है, वो नोट्स बनाता है अपने किसी सब्जेक्ट के, तो वो एक आज ही उसने ये कॉपी उठा ली, कल उसने वो कॉपी उठा ली, परसों उसने वो कॉपी उठा ली, कभी उसने रफ कॉपी उठा ली, जो कॉपी हाथ में आई वो उठा ली, उस पर बनाने शुरू कर दिए। तो उसके नोट्स कैसे है बोलो? डिस्ट्रीब्यूटेड नोट्स है उसके। तो क्या एग्जाम जब आएंगे, जब आवश्यकता होगी उन नोट्स की, वो उनका इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है, वो बच्चा भी ऐसा ही नॉन सीरियस सा बच्चा है, वो जब टीचर कुछ लिखवाता है, मैंने इतनी सारी बातें यहाँ पे लिखी, बस उसने डायग्राम बनाया ये, और उसको भी पूरा ढंग से नहीं बनाया, चलता फिरता डायग्राम बना दिया, चलते फिरते सी बातें लिख दी, और अब उसका कंटेंट भी बेकार है। एक तो उसका कंटेंट बेकार है, मतलब उसकी स्टोरेज अच्छी नहीं है, दूसरी उसकी स्टोरेज क्या है बेटा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक दूसरा बच्चा है, उसने क्या किया, बहुत प्रॉपर्ली नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसने अच्छे से अपने नॉलेज को स्टोर किया हुआ है, राइट। और दूसरी बात क्या है कि उसने वो नोट्स रखे भी संभाल के हैं। ऐसा नहीं किया उसने कि भाई एक वो कॉपी इस्तेमाल कर ली, एक वो कॉपी, कभी केमिस्ट्री की उसमें फिजिक्स, कभी फिजिक्स की उसमें मैथमेटिक्स, कभी केमिस्ट्री वाले में बायो, है ना, ऐसा नहीं उसने किया। उसने प्रॉपर कॉपीज लगाई है, टॉपिक वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसके दो बेनिफिट है, एक तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, स्टोरेज उसने अच्छे से नोट्स किए हैं, दूसरा उसके नोट्स जो है कन्फाइंड है, आवश्यकता पड़े सीधा निकाला, पढ़ना शुरू किया। एक मोटिवेशन वीडियो मैंने बोर्ड्स के लिए डाला है, उसमें ये बात मैंने अच्छे से कही है, ठीक है। एनीवेज, तो अब चलते हैं हम लोग आगे कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या चीज होती है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें चाहिए था कुछ ऐसा जो अपने अंदर ताकत को स्टोर करके रखे और आवश्यकता पड़ने पे उस पूरी ताकत को एकदम हमारे हवाले कर दे। लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसा नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर डन, साइंटिस्ट ने बड़ी जान लगाई, एंड देन केम इनटू एग्जिस्टेंस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए क्या होता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर बेटा, बड़े आराम से आपने समझना है इस बात को। मैं कोई जल्दी में नहीं टॉपिक खत्म करने की, बहुत आराम आराम से पूरी बात करूंगा। आपने भी उतने ही इत्मीनान से लेक्चर को देखना। बार बार मैं कह रहा हूं कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग एट दी फुल लेक्चर्स, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलने वाला है बेटा जी। ये लीजिए जी, दो प्लेट्स तो हमें दिख रही हैं, एंड दीज टू आर दी मेटलिक प्लेट्स। ध्यान रहे, थोड़ा तो इनका अपने पास रहेगा ही ना बेटा। ये देखिए जी, थोड़ी थोड़ी तो प्लेट्स मैंने हल्की हल्की मोटा प्लेट इनका मोटा बना दिया इनको मैंने, थोड़ा फील देने के लिए आपको, है ना। तो मैंने क्या करा बच्चे जी, मैंने इस प्लेट को दे दिया पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट को दे दिया मैंने नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। इस प्लेट का एरिया है मान लो A1, इस प्लेट का एरिया है मान लो A2। तो पहली कंडीशन क्या है, और इसके बीच का डिस्टेंस है मान लो D। पहली कंडीशन ये है कि एरिया A1 जो है वो एरिया A2 के बराबर होना चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू A। लेट कर लिया मैंने, दोनों का एरिया A है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो D है शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी कह रहा हूं तो आप समझ ही रहे होंगे, इस D की वैल्यू जो है बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। इसके ऊपर दिया मैंने प्लस Q चार्ज, इसके ऊपर दिया मैंने माइनस Q चार्ज।
अभी दोनों को बराबर चार्ज देते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनइक्वल चार्जेस के लिए इसकी पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं बनती है बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे विद टाइम। ओके, अब क्या है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। ये मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया। अब शायद आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर इस पे प्लस कैसे आ गया, इस पे माइनस कैसे आ गया। देखो भाई, वो आपने बेशक बाद में मिटा देना, ये वाली चीज को मैं आपको बता के मिटा दूंगा, ये कुछ ऐसा लिखने वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इस प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया एक सेल से, इसको भी कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी के नेगेटिव से। बैटरी का नेगेटिव जनरली अर्थ होता है, तो ये 0 वोल्ट पे आया, मान लो ये 10 वोल्ट पे आ गया, ये प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जब बताऊंगा आपको तो आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको मैं। तो बेटा जी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, निकले, बैटरी का प्लस अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां से बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेगी, तो यहां पे क्या आएगा बोलो, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर जा रहे हैं, ठीक है जी। और करंट कैसे होगा, करंट होता है उसका उल्टा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की, ये तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, करंट क्या होती है, इससे उल्टी होती है बेटा। आगे एक पे प्लस और एक पे माइनस, ये तरीके से हम लोग इस बैटरी को, बैटरी की हेल्प से, बैटरी विल जस्ट सप्लाई, इट विल जस्ट कीप ऑन द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, ठीक है जी। तो ये एक कहानी होगी, इस कहानी को आप चाहो तो हल्का सा नोट डाउन कर लो। मेन कहानी हमारी ये है, क्योंकि हो सकता है ना आप मुझसे पूछते कि सर ये कैसे हो गया प्लस माइनस, तो वो मैंने आपको बताया बेटा कि ये प्लस माइनस कैसे हो गया है। चलिए जी, अब आती है हमारी अगली कहानी। इस केस में हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। यार अब तो सिर खुजाना पड़ेगा ना, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर दिया हमने, इसको अपने लिए आफत ले ली यार। पहले तो चार्ज पर यूनिट वोल्टेज था, साला वोल्टेज समझ में आता है, ये वोल्टेज का डिफरेंस क्या चीज आ गई। देखो बच्चा, असलियत में पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। पोटेंशियल भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। वो समझाता हूं आपको मैं कैसे। मान लीजिए अपने पास ये वो स्फेरिकल कैपेसिटर था, जिसकी कैपेसिटेंस को मैंने डिफाइन किया था Q डिवाइडेड बाई V। क्या था डिफाइन, बोलो, आज भी तो किया हमने इस बात को। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस तरह से फैली हुई थी, और अप टू इन्फिनिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसकी, है कि नहीं। यहां पे इसके जस्ट सरफेस पे, इसके अगल बगल में पोटेंशियल है V, सरफेस पे R पे, और यहां पे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है 0, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर के इसका कोई असर नहीं दिखेगा हमारे को। तो इन्फिनिटी पे जाके इसका पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो ये असलियत में V माइनस V इन्फिनिटी होता है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है उस पॉइंट का जो कि इसके अगल बगल में है, माइनस वो वाला पॉइंट जो इन्फिनिटी पे है। तो ये भी Q बाई V ही होता है, ये भी Q बाई डेल्टा V ही होता है। यहां पे इसकी नेगेटिव प्लेट कहीं है नहीं, चार्ज निकलता है पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक जाता है। जब नेगेटिव प्लेट हो ही नहीं तो कहां जाएगा बेटा, इट विल एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। तो असलियत में इसकी नेगेटिव प्लेट को हम यहां पे एज्यूम भी कर सकते हैं कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट कहां जाकर के होती है, बोलिए, इन्फिनिटी पे जाकर के होती है। कहां पे होती है बच्चा, इन्फिनिटी पे जाकर के एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट होती है। ओके जी, अब तो मैंने आपको ये समझा ही दिया कि ये C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा बी मैंने यहां पे क्यों लिखा। अब यहां पे डेल्टा बी लिखने का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, यहां पे तो ये प्लेट्स पे एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं कि भैया हमें डेल्टा भी लिखना पड़ेगा, वी नहीं कह सकते इसको हम लोग, ठीक है जी। अब देखें इसकी क्या एडवांटेज हम लोगों को हुई, इस स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारे को क्या बेनिफिट मिला। बनाया तो क्यों बनाया। अब देखिए बच्चे, क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारे पास
वो होती है प्लस से माइनस के लिए इस पूरे वॉल्यूम में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फील आ रहा है? सब कुछ इस दुनिया में बेटा फील ही है, अगर फीलिंग नहीं है तो जीना बेकार है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है प्लस से माइनस तक, माइनस पे खत्म, मतलब कन्फाइंड हो गई। मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? कन्फाइंड होगी। आपने जो नोट्स बनाए हैं वो एक ही जगह पे बनाए हैं, संभाल के रखे हैं साथ में, कन्फाइंड नोट्स हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूटेड नोट्स नहीं है आपके। क्लियर है जी बात? तो ये कन्फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैं यहां पे जो ये शीट ले रहा हूं, ये होती है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये भी और परे वाली भी। अब आपका अगला सवाल मुझसे हो सकता है कि सर ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कैसे होगी? प्रॉब्लम है, इनफाइनाइट तो फिर बहुत बड़ी शीट होगी, तो इस बोर्ड पे समा ही नहीं सकती, है कि नहीं? तो बेटा जी, इस दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, एक दूसरे के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे मैं कहूं कि इस क्लास में अभी कोई बच्चा जो देख रहा है इस वीडियो को, वो इंटेलिजेंट है, तो क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं ना, क्योंकि उससे भी इंटेलिजेंट कोई और बच्चा किसी दूसरी क्लास में हो सकता है। तो रिलेटिवली कह सकता हूं कि बाकी बच्चे जो इस क्लास में बैठे हुए हैं, उनके कंपैरिजन में ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ऐसा बोलना सही है, राइट। लेकिन ऐसा बोलना तो सही नहीं है जो मैंने ऐसा कहा कि ये इंटेलिजेंट है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। तो अब ये इनफाइनाइट शीट्स कैसे हुई? ये इनफाइनाइट शीट्स बेटा इस तरह से हुई कि ये शीट्स में d जो है वो होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, जिसको कहते हैं ना हम लोग ई हो गया प्लस 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 प्लस, यहां आ गया जी अपना माइनस 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 माइनस, ई हो गया अपना डी, ये है बहुत ही छोटा। आप एज्यूम करें कि यहां पे कोई इंसेक्ट है, कोई इंसेक्ट है ना? ये जो इंसेक्ट है, अगर ये इस प्लेट को देखता है, ये इस प्लेट को देखता है, तो इसको तो इस प्लेट का एंड दिखाई ही नहीं देता। जो जंत्रम मंत्रम मूवी देखी है, उसके अंदर एक बड़ा आदमी होता है, छोटे बच्चे होते हैं सारे बाकी, है ना? वो जब अपना पांव रखता है ना किसी के ऊपर, मान लो ये उसका पांव है, अपना हाथ रखा ना उसके ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया, तो उसके लिए ये हाथ जो है क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। क्यों? उसको कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो दो ये प्लेट्स हैं जिनकी बात कर रहा हूं मैं, एक तो इन प्लेट्स का एरिया बढ़ा लेने की कोशिश होती है कि इनका एरिया बढ़ा लें हम लोग, दूसरा इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम रखते हैं। बहुत कम डिस्टेंस रखा तो उसका फायदा क्या मिला हमें बेटा? बड़े फायदे उस चीज के, ठीक है ना? एक तो ये है कि ये जो शीट्स है हमारे पास, ये एज इनफाइनाइट शीट्स रिलेटिवली हम बोल सकते हैं, राइट। और दूसरा फायदा है कि जो वॉल्यूम जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड होने वाली है वो बहुत छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो हमें जरूरत पड़ने पे एकदम लेने की पॉसिबिलिटी भी रहेगी। कन्फाइंड फील्ड है, एनर्जी को बाउंड कर दिया मैंने, है ना? तो यहां पे जो मैं आपको ये कहानी बता रहा हूं कि फील्ड यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई। अब याद करिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के कारण इस प्लस वाले की कहां को थी? इधर को थी। इस माइनस वाले की भी कहां को होगी? बोलो, इधर को ही होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस के लिए होती है और माइनस की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास जो अंदर नेट निकल करके आएगी वो आएगी बेटा कितनी? बोलो, E प्लस प्लस E माइनस जो निकल के आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज गोइंग टू बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है मेरे पास अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कन्फाइंड है। अब मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं। दो फायदे जो मैं यहां पे नजर आ रहे हैं, एक फायदा तो यह है कि इसकी कैपेसिटेंस हाई है। आप बोलोगे सर कैसे हाई है इसकी कैपेसिटेंस? मैं अभी आपको इसका फॉर्मूला दूंगा, इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे हम लोग, किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की।
अपने आप आपको समझ में आएगा कि इसकी कैपेसिटेंस जो है हाई है। और दूसरा मैं इसका प्रिंसिपल समझाऊंगा, वहां से भी क्लियर हो जाएगी बात आपको बेटा। और अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे जो हमारे पास एनर्जी है इसकी, वो क्या है बेटा, वो है कन्फाइंड, वो बाउंडेड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं यहां पे कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की एक की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की भी होती है इतनी, ऐड किया, अंदर जो मेरे पास यहां पे फील्ड बन गई, यहां जो मेरे पास फील्ड बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, वो कितनी बन गई, वो बन गई बेटा जी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ गई वो? आ गई वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो है हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, ई नेट को क्या मैं और लिख सकता हूं, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बोलो जी व्हाई? बिकॉज सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा तो ये इंस्टीट्यूशन का नाम है ना, जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूं उसका नाम सिग्मा ही है बेटा, जिसको नहीं मालूम है। तो ई नेट आ गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। आपने पढ़ा ही होगा dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ EdR। जब आप इसको दो प्लेट्स के लिए निकालते हैं तो ये आता है E इंटू टी। कहोगे तो मैं आपको इस पे छोटा सा लेक्चर बना के दे दूंगा बेटा, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या चीज बोलो बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। इस इक्वेशन को बोल दो आप लोग इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करो, इस डेल्टा वी को वहां ले जाओ और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को यहां ले जाओ, तो ये बन जाएगा Q बाई डेल्टा वी, इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 भी क्या है, Q बाई डेल्टा वी, इक्वेशन नंबर 2 भी क्या है, Q बाई डेल्टा वी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बोलो शाबाश बताओ, कि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। अब देखो डी ए से बहुत ही छोटा है, राइट, बहुत नजदीक प्लेट्स रखी है हम लोगों ने, ए बड़ा है मैंने कहा पहले। तो एक बात बताओ कि क्या इसकी कैपेसिटेंस अच्छी खासी होगी, बिकॉज ए इज मच मच मोर देन डी, या डी इज मच मच लेस देन ए। हमने इसको घटा दिया तो ये बढ़ गई, इसको बढ़ा दिया तो भी ये बढ़ गई। और एप्सिलॉन नॉट क्या है यहां पे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, फ्री स्पेस जो यहां पे है मेरे पास, उसकी परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस जो है मेरे पास बढ़ गई है। दूसरी बात क्या है, कैपेसिटेंस जो है वो मच 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 इंक्रीज हो गई है एज कंपेयर टू सफेरिकल कैपेसिटर। मैं आपको सफेरिकल से कंपैरिजन करके बता रहा हूं बेटा, कैपेसिटेंस जो है बहुत 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 बढ़ गई है एज कंपेयर टू सफेरिकल कैपेसिटर। एंड मोर ओवर अगर आप एक बात देखें कि जो कैपेसिटेंस है वो दो बातों पे डिपेंड कर रही है, एक तो डायमेंशंस ए और डी, और एक डिपेंड कर रही है नेचर। तो ये किस किस बात पे डिपेंड कर रही है, ये आ गई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये चीज और ये चीज क्या डिफाइन करते हैं इसका, बोलो डायमेंशन, और ये चीज क्या डिफाइन करती है, बोलो नेचर ऑफ मीडियम। तो हमने एक बेसिक फंडामेंटल जो है इसका देख लिया है, ठीक है जी। अब आप इसको थोड़ा सा एक बारी नोट डाउन कर लीजिए, टेक 10 सेकेंड्स में भी। ऑलराइट, आई गेस यू गाइस हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ओके, चलते हैं आगे, अगली स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए बेटा, कैपेसिटर हो सकता है मेरे पास इस तरह का दिया हो, मुझे एरिया ना दिया गया हो, मुझे बोला गया हो कि भैया ऐसा अपने पास एक टू कैपेसिटर है, ये है जी इसकी बोला ब्रेड्थ, ये है जी इसकी बोला लेंथ,
और ये है जी इनके बीच का डिस्टेंस x, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, बोला जी इसकी कैपेसिटेंस बोलो, तो क्या लिखेंगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट एल बी डिवाइडेड बाई एक्स, बोलो सही गलत। और अगर मैं इसको एक सर्कुलर प्लेट्स के हिसाब से देखूं, ये एक टू सर्कुलर प्लेट, ये दो टू सर्कुलर प्लेट्स रादर, थोड़ा सा 3D व्यू देते हैं इसको, ये लो जी 3D व्यू आ गया इसका, ये लो जी इसका भी 3D व्यू आ गया, राइट। तो इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसको नेगेटिव दिया, एक एक ही दिखा दिया मैंने, अब कहां बार बार सारे में प्लस माइनस बनाते फिरते रहेंगे हम लोग। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस भी r है, एरिया ऑफ द प्लेट आ जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, और कैपेसिटेंस आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय d, क्या आ जाएगी बोलो, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय d। तो इसका भी आप एक बारी नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और टेक अ स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर वे यू फील लाइक। चलिए जी, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों पड़ी ये हमने डिस्कस कर लिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग और क्या क्या कहानियां बता सकते हैं, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर से बेटर कैसे है, मैंने वो भी डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बेटा, कैपेसिटर में फोर्स की बात कर लेते हैं कि एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पे कितनी फोर्स लगती है। आप लोग सर ये क्या नई चीज आ गई यार, फोर्स कहां से आ गई, ये क्या टेंशन है, खत्म ही नहीं होती है ना। देखो जब तक बेटा फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है ना, जब तक आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे ना तब तक कहानी बन ही नहीं सकती, है ना। फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट। मेरी कोशिश यह है कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, बीच में फालतू की बकड़बाजी में ना ही करूं तो अच्छा है, लेकिन कई बार जो है अरमान निकल आते हैं ना, तो प्लीज डोंट माइंड। ये ली मैंने एक प्लेट बेटा जी, दिस इज वन ऑफ द प्लेट्स, जिसको मैं थोड़ा सा आपको 3D व्यू देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। दिस इज वन ऑफ द प्लेट्स, दिस इज अनदर प्लेट, ये हमने दो प्लेट्स ले ली बेटा जी। अरे बन जाए यार, पूरे परे जा रहा है सारा का सारा काम। अब ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इन प्लेटों का नामकरण कर देते हैं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, डिस्टेंस आ गया इनके बीच का d, चार्ज आ गया इस पे q, इस पे माइनस q, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास इसमें प्लस से माइनस के लिए। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जी यूनिफॉर्म होती है, इसीलिए तो मैंने इसको इनफाइनाइट शीट बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर अपने पास ये फाइनाइट शीट होगी तो एजेस पे फील्ड जो है वो कर्व्ड हो जाती है बेटा, एंड वी वांट अ यूनिफॉर्म फील्ड इनसाइड, ठीक है जी। तो अब देखिए बच्चा क्या होता है, अगर प्लेट नंबर 2 की मैं बात करूं, इस जगह पे बात करूं, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट नंबर 1 की, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बोलो एग्री और नॉट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर को है, हम जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे फोर्स कहां लगती है, बोलो उसको लगती है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। क्या भूल गए वाली बात, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस होता है इसका, ये माइनस होता है, आप रखो बीच में एक नेगेटिव चार्ज, बोलो इस नेगेटिव चार्ज को फोर्स कहां लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। रखो एक पॉजिटिव चार्ज, बोलो फोर्स कहां लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग।
तो भाई ये तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे में लगी हुई है, तो इन नेगेटिव चार्जेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का कहां मारेगी बोलो जी, धक्का मारेगी यहां को, फोर्स लगेगी इधर को, और वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी जो इस पे चार्ज है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। प्लेट 2 पे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1 की वजह से, तो मुझे बताइए ये बन गई फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। सिमिलरली इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इधर को है, और पॉजिटिव चार्ज को जो फोर्स लेगी वो कहां लेगी बोलो, वो लेगी फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इधर को, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेगी, दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब जब ये अट्रैक्ट कर रही हैं तो ये भी एक समस्या खड़ी होगी। इस समस्या का निदान हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक में। कहां बच्चे, डाइलेक्ट्रिक्स जब पढ़ेंगे कि इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो समझ में आएगा आपको कि ये समस्या खत्म हो जाती है हमारी, अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को ये। तो फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट निकाल लेते हैं, दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे, किसी एक की निकाल लेते हैं, दूसरे की बोल देंगे उतनी होगी। तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q इंटू E21। सो बेटा जी फोर्स ऑन 2 is going to be Q into what is electric field? Sigma by 2 epsilon naught. What is sigma? Sigma is charge per unit area. That becomes the force on one plate due to the another plate. This is also equal to F12. मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं इसलिए डायरेक्शंस को बताने का कष्ट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं प्रॉपर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता तो मुझे बताना पड़ता कि ये F21 वेक्टर जो है E21 वेक्टर के अपोजिट है, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में करता तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आता बोलो, एक माइनस साइन आता, लेकिन आपको उसमें नहीं उलझा रहा हूं, आपको सिर्फ वैल्यू बता रहा हूं बेटा। डायरेक्शन हमारे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाई ही दे रही है, दिख ही रही है कहां कहां को डायरेक्शन लग रही है ना, ठीक है जी। तो दिस इज द फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू दी अनदर प्लेट, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट। अब हमने एक क्वेश्चन करना है यहां पे कि अगर मान लीजिए मैं किसी एक प्लेट को फिक्स कर देता हूं, दूसरी प्लेट को मूव करता हूं, तो मुझे काम कितना करना पड़ेगा। अब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या ग्रेविटेशन में आप देखें कि जब भी हम वर्क की बात करते हैं बच्चे, तो वर्क निकालने के दो तरीके निकल के आते हैं सामने। एक तो आता है पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से हम वर्क निकाल सकते हैं, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा वे आउट होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क निकाल सकते हैं हम लोग, राइट। तो लेट अस सी की, क्योंकि मैंने अभी यहां पे फोर्स वाला मेथड कर लिया है, पोटेंशियल एनर्जी वाला मेथड नहीं किया है, जब मैं आपको एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर करवा दूंगा तो वहां पे दोबारा से हम ये क्वेश्चन लेंगे जहां पे कि हम लोग वर्क डन एक्सटर्नल के बारे में बच्चा बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि कैसे चीजें इसमें चेंज होंगी बेटा जी। तो क्वेश्चन है मेरे पास, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, जिसमें कि आप लोग वर्क डन निकालने के बारे में बात कर सकते हो। ये मेरे पास एक प्लेट है, ये मेरे पास दूसरी प्लेट है, ऑफ कोर्स इन प्लेट्स के एरियाज बराबर, एक पे चार्ज प्लस एक पे चार्ज माइनस, ठीक है जी। और इनके बीच का डिस्टेंस आप कुछ भी मान लो, मैंने इसको x मान लिया, इस प्लेट का एरिया a, इस प्लेट का एरिया भी a। अब बताओ मुझे क्या इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर को लग रही है कि नहीं लग रही है, बोलो। दिस इज द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक ओवर हियर, राइट। मुझसे बोला गया है कि अगर मैं इस प्लेट को कर देता हूं फिक्स, पकड़ लिया इसको अपने हाथ से, इसको फिक्स कर दिया, गलती मत करना हाथ से पकड़ने की, हाथ से पकड़ लिया तो आप तो अर्थ पे खड़े हुए हो, अर्थ पे खड़े हुए हो तो जो इस पे चार्ज है वो आपकी बॉडी के थ्रू कहां फ्लो कर जाएगा बोलो, अर्थ में फ्लो कर जाएगा। इसलिए मैं फिक्स करने के कई तरीके हैं, अपने हाथ से पकड़ के इसको फिक्स मत करना, स्पेशली जब आप खुद ग्राउंड पे खड़े हो। अब हवा में खड़े रहने की तो अभी आप में कैपेसिटी आई नहीं है। तो अब देखो बेटा जी, मेरे को बोला गया कि मैं इसको x से इनके बीच का डिस्टेंस मैंने कर दिया 3x। मैं इस प्लेट नंबर 2 को यहां से यहां ले गया, इस माइनस वाली प्लेट को। तो बताओ कि एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया। व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। वीडियो को पॉज करें और देखें कि आप इसका क्या आंसर निकाल सकते हैं।
जस्ट टेक आउट, पॉज इट, रोको भैया रोको, थांबा। चलिए तो आप तो अपने एंड पे पॉज करते रहेंगे, मैं क्यों पॉज हो गया आपके साथ, ये वाला रब कर रहा हूं बेटा यहां से। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। तो अब आपका मैं यहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसके ऊपर वाले पोर्शन में। तो देखो बच्चा जी, हमें जब भी फोर्स मेथड से एनर्जी निकालनी होती है तो एक बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम तब आती है अगर फोर्स वेरिएबल हो। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हमारे को छोटा सा बटन निकालना पड़ता है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेट के बाद लिमिट्स डाल के उसको यहां से वहां तक के लिए लेके जाना पड़ता है, +1 का वर्क रेजिंग पावर, राइट। लेकिन यहां पे अच्छी बात क्या है कि फोर्स ऑन प्लेट नंबर 2 बिकॉज ऑफ प्लेट नंबर 1 इज q² डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। q फिक्स, a फिक्स, एप्सिलॉन नॉट फिक्स, कुछ भी तो यहां पे वेरिएबल नहीं है। तो जब मैं इसको यहां से यहां तक लेके जाता हूं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो अब हम अगर चाहते हैं कि चलो डायग्राम नया बना लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि क्वेश्चन फिगर तो क्वेश्चन फिगर ही रहना चाहिए, वो तो बदल गया तो फिर हमें समझ ही नहीं आएगी बात। यहां मैं कहीं बीच में हूं, अभी मैं इसको 3x तक नहीं पहुंचाया बेटा, ये मान लीजिए कुछ बीच में डिस्टेंस x डैश है, इनिशियली मैं यहां था, मैंने फाइनली यहां पहुंचना है, ठीक है जी। अब इसको मैं यहां पे जो फोर्स लगा रहा हूं F21 और मुझे लगानी पड़ेगी इधर को एक्सटर्नल फोर्स। अब असल कहानी यहां पे आती है पोटेंशियल एनर्जी में। एक बात हम कहते हैं कि वर्क हैज टू बी डन स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन। वो बात हम लोग क्यों कहते हैं बेटा, हम वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि अगर हम स्लोली नहीं करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेंगे तो मैं जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं उतनी तो F21 है। ये F21 असलियत में कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। किस वाली प्लेट पे, सेकंड वाली प्लेट पे। किस प्लेट की वजह से, पहली वाली प्लेट की वजह से मैंने धक्का लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, और ये दोनों बराबर आए क्योंकि, कारण बताओ, मूव्ड स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अब बताओ व्हाट इज द वर्क डन एक्सटर्नल। मैं कोई dw भी निकाल रहा यहां पे, ये बार बार अपने ध्यान रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हुए, ठीक है ना। मैं कोई dw नहीं, मैं डायरेक्ट w निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे पास फोर्स फिक्स है भाई। और कहां ले जाना है इसको मैंने, ये कहां पहुंच गया फाइनली जाकर के 3x पे, कहां था पहले x पे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 2x। कितने आदमी थे सरदार, दो थे ना शोले में, कितने थे बताओ। कितने आदमी थे, दो थे। सरदार मैंने आपका नमक खाया है तो गोली खा, तुम भी नोट करो इस बात को। हो गया, पक्की बात है, आगे समझ वर्डन कैसे निकाला, एफ एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट, अरे cos 0 लिखो आगे, घबरा क्यों रहे हो, हमेशा वेक्टर फॉर्म में क्या करो सॉल्व इसको, एफ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dx वेक्टर, एफ एक्सटर्नल फिक्स है, dx की जरूरत नहीं है, dx 2x है, 0 डिग्री का एंगल है एफ एक्सटर्नल में और dx में भर दिया मैंने, मेरे पास वर्क डन एक्सटर्नल निकल आया। और यही असलियत में क्या होगा, यही असलियत में इसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा बेटा, ठीक है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज पूछा जाए या वर्क एक्सटर्नल, दोनों ही निकाल सकते हैं आप यहां से बच्चे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, हैव अ लुक एट इट फॉर 2 seconds एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपना प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर and then the conductor's behavior inside the electric field,
The electrics behavior inside the electric field, capacitance of a parallel plate capacitor with conducting slab with the electric slab, और डायलेक्ट्रिक्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे बेटा, ठीक है। सो दैट विल टेक प्रॉब्ली 45-50 मिनट्स लेक्चर, तो उसको स्प्लिट कर लेते हैं और उसे कल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू गाइस आर नॉट क्लियर अबाउट एनी कॉन्सेप्ट। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपने मोटिवेशनल अपने अंदर पूरी एनर्जी जगा करके वीडियो एंड तक देखा है तो मेरी बात आप सुन पा रहे होंगे, ठीक है। सो अगर आप अभी तक देख रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस टू द पर्संस हु आर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है बेटा, आसान नहीं होता, मुझे पता है। बहुत टफ टाइम है, पैंडेमिक है, हम लोग घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन ये कंटेंट आप लोगों को लगातार मैं देता रहूँगा। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारा देश, हमारा भारत देश जल्द ही इस पैंडेमिक से उभरे, साथ ही साथ पूरे विश्व में शांति फैले। मैं आज की लेक्चर को ख़त्म करता हूँ बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।